हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। सुप्रभात। मैं आज आपको कक्षा 11 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बही खाता एवं लेखाकरण विषय की इकाई 4, इसका शीर्षक है अशुद्धियों का संशोधन। बच्चों, जैसे कि पिछली इकाई में आपको मैंने तलपट के विषय में बताया था कि खातों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण करने के लिए हम तलपट बनाते हैं। तलपट से हम ये पता करते हैं कि जो जनरल या सहायक बही से लेके वर्गीकरण तक का हमने जो काम किया है, यदि उसमें कोई गणितीय त्रुटि हो गई है तो उस गणितीय त्रुटि का पता तलपट बनाने से पता चल जाता है। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है तो इसका अर्थ ये सामान्यतः ये हो जाता है कि कहीं कोई त्रुटि विशेष नहीं रही है। लेकिन जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि अवश्य ही कोई त्रुटि हो गई है, कोई अशुद्धि हो गई है, कोई गलती हो गई है और उस गलती को सुधारा जाए। तो मानव का स्वभाव है गलतियां करना। गलतियां होती हैं। जब लेखांकन का काम होता है तो लेखापाल से गलतियां होना स्वाभाविक है, और जब ये गलतियां पता चल जाती हैं तो इन गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, इन अशुद्धियों को कैसे सुधारा जाता है, ये अशुद्धियों का संशोधन कहलाता है। अब यहाँ ये बात महत्वपूर्ण होती है कि एक ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमें खातों का शेष निकालने के पहले पता चल जाती हैं। तो उनको सुधारने का सिंपल सा तरीका होता है, जिस पक्ष में ज़्यादा या कम राशि लिखा गई है, यदि कम लिखा गई है तो उतनी राशि और लिख करके हम एक लाइन लिख देते हैं कि खाते का जोड़ कम लग गया है या इसकी राशि कम लिखा गई, और ज़्यादा लिखा गई है तो विपरीत पक्ष में लिख देते। तो ये अशुद्धियाँ खातों को बंद करने के पहले सुधारने का तरीका है कि अभी हमें खाते बंद नहीं हुए हैं और इसके पहले ही हमें पता चल जाता है कि अशुद्धि हो गई है, तो उसको सुधारने का तरीका सिंपल ही होता है। उसके लिए विशेष जनरल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। संबंधित खाते में उतनी राशि डेबिट क्रेडिट कर देते हैं तो गलती सुधर जाती है। दूसरी गलतियाँ वे गलतियाँ होती हैं जो खातों का शेष निकालने के बाद जब हम तलपट बनाते हैं, क्योंकि तलपट बनाने के लिए हमें खातों के शेष की आवश्यकता होती है। शेष निकालने के बाद तलपट बनाया, अशुद्धियों का पता चला, अर्थात खाते बंद हो चुके हैं, तब अशुद्धियों का हमें पता चल रहा है और उसका संशोधन कर रहे हैं। तो उसके लिए जनरल प्रविष्टियाँ ही करना पड़ती हैं। उस गलतियों को सुधारने के लिए जनरल प्रविष्टियाँ करना पड़ती हैं। तो साधारण सी बात हो गई कि अभी प्रारंभिक लेखा और वर्गीकरण तक के काम में यदि हमसे कोई भी खाता कम ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट हो गया, लिखने से छूट गया, एक पक्ष में त्रुटि हो गई, दोनों पक्ष में त्रुटि हो गई, ऐसी कई तरह की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वही खाते के सिद्धांतों का सही ज्ञान ना होने के कारण कोई दूसरा खाता डेबिट करना था या क्रेडिट करना था, उसके स्थान पर कोई दूसरा खाता डेबिट या क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी अशुद्धियाँ होने की संभावना होती है और हो जाती हैं। बट उनको कैसे सुधारा जाए, उनको सुधारना ही अशुद्धियों का संशोधन कहलाता है। और इस संशोधन करने के लिए जो प्रविष्टि कहलाती है वो संशोधन प्रविष्टियों के नाम से आती है, और इसको नकल विशेष में किया जाता है। नकल विशेष जो होती है उसमें किया जाता है। तो ये इकाई 4 का ही भाग है। इकाई 4 में आपने तलपट पढ़ा। तलपट और अशुद्धियों का संशोधन एक ही इकाई के अंतर्गत आता है। संयुक्त रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर के हिसाब से संयुक्त रहेगा। तो अब आप देखें, इस इकाई के लिए मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, उस प्रश्नों के उत्तर क्या हैं और मैं आपको बताता चला जाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 1, संशोधन प्रविष्टियों से क्या आशा है। व्यापार के वास्तविक वित्तीय परिणाम जानने के लिए लेखा पुस्तकों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के सुधार के लिए जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं उन्हें संशोधन प्रविष्टियाँ कहती हैं। ये प्रविष्टियाँ नकल विशेष में की जाती हैं। बच्चों, यहाँ ये बात महत्वपूर्ण हो गई कि लेखांकन करने का उद्देश्य व्यापार का सही वित्तीय परिणाम जानना होता है।
यदि हम वित्तीय परिणाम बनाते हैं और कहीं कोई त्रुटियां हैं तो हमारे वित्तीय परिणाम शुद्ध नहीं कहे जाएंगे। तो वित्तीय परिणाम जानने के लिए, शुद्ध वित्तीय परिणाम जानने के लिए हमारी जो लेखा पुस्तकें हैं बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसमें कोई त्रुटियां नहीं होना चाहिए। तो जब हम वास्तविक वित्तीय परिणाम जानना चाहते हैं, वास्तविक आय व्यय जानना चाहते हैं, वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं व्यापार की, तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं कोई अशुद्धियाँ तो नहीं हैं। यदि हैं तो उन अशुद्धियों को सुधारने के लिए हम विशेष प्रविष्टियाँ कर लेते हैं। इन प्रविष्टियों को संशोधन प्रविष्टियों के नाम से जानते हैं और ये नकल विशेष में की जाती हैं, अर्थात इसको लिखने के लिए एक अलग पुस्तक होती है, इसको जनरल भी कह सकते हैं, जनरल नाम की विशेष पुस्तक में किया जाता है। और संशोधन प्रविष्टियाँ हमेशा साल के अंत में ही की जाती हैं, आखिरी में, क्योंकि जो तलपट होता है, खाते जो बंद किए जाते हैं वो हमेशा खाता बंद करने की जो प्रक्रिया होती है साल के अंत में ही होती है। इसके बाद हम तलपट बनाते हैं, तलपट के बाद ही हमें पता चलता है कि ये गलतियाँ हो गई हैं। अब उनको सुधारने के लिए हम साल के अंत में ही संशोधन प्रविष्टियाँ करते हैं। तो बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उनका अब हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि करके। अब आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? अशुद्धियों के प्रकार देखो तो मोटे तौर पे लेखा शास्त्रियों ने अशुद्धियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक बही खाता या लेखांकन की दृष्टि से छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, हिसाब की अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। इनका प्रश्न आगे पूरा का पूरा एक प्रश्न दिया है, उस पर चर्चा करूँगा मैं आपको। बट बही खाता व लेखांकन की दृष्टि से अशुद्धियों को 4 भागों में बांट दिया गया है। छूट जाने वाली अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं अभी बताऊंगा, हिसाब की अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। फिर है संशोधन की दृष्टि से एक पक्षीय अशुद्धियाँ, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। एक पक्षीय अशुद्धियों से मतलब किसी खाते के एक पक्ष में गलती हो गई, वो एक पक्षीय कहलाएगी। द्विपक्षीय का मतलब किसी खाते के दोनों पक्षों में गलती हो गई। एक ही खाते में दो ही पक्षों में हो सकती है, या अलग अलग दो खाते, एक के डेबिट में और एक के क्रेडिट में हो सकती है, या दो खातों के डेबिट में और दो खाते के क्रेडिट, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी अशुद्धियाँ जो जिसके कारण किसी खाते का एक पक्ष प्रभावित हो रहा है वो एक पक्षीय अशुद्धियाँ, दो पक्ष प्रभावित द्विपक्षीय अशुद्धियाँ होती हैं। ये होता है। संशोधन की दृष्टि से अपन ये देखते हैं कि एक पक्ष में गलती है कि दो पक्षों में गलती है। तो एक पक्ष में गलती है तो एक खाता डेबिट करेंगे, दूसरा खाता, फिर उस गलती का प्रभाव कहाँ पड़ा है वो देखेंगे। फिर तलपट की दृष्टि से है, तलपट से प्रकट नहीं होने वाली अशुद्धियाँ। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो तलपट से प्रकट ही नहीं होती हैं, आप उनका अर्थात उनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे राम को डेबिट करना था 1000 से, मैंने रामा को डेबिट कर दिया, तो दोनों ही व्यक्तिगत खाते हैं, इस गलती का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ेगा। तो तलपट से प्रकट नहीं होने वाली अशुद्धियाँ, आपके तलपट का योग बराबर आएगा। अभी पीछे प्रश्न पड़ा था, क्या तलपट खातों की गणितीय शुद्धता का अचूक प्रमाण है? नहीं। तो ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं जो आपके तलपट पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ वे गलतियाँ जो तलपट को प्रभावित करती हैं। जब तलपट को प्रभावित करती हैं अर्थात तलपट का योग बराबर नहीं आता है, क्योंकि हमें एक निश्चित समय में वित्तीय परिणाम बनाने होते हैं, वित्तीय विवरण बनाने तैयार करने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लंबे समय तक नहीं रुक सकते हैं। तो ऐसी अज्ञात भूलों को, जिनका हम पता नहीं कर पाए, उन भूलों का लेखा करने के लिए एक नया खाता क्रिएट करते हैं, नया खाता बना लेते हैं, जिसको उद्धृत खाता या उच्चंत खाता या निलंबित खाता या सस्पेंस अकाउंट के नाम से जानते हैं। उसमें डाल करके हम आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही फिर समय मिलता है तो उन अशुद्धियों को हम खोजते हैं, खोज करके फिर हम उस खाते को बंद कर देते हैं। तो वो तलपट से एक तलपट की अशुद्धियाँ होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जनरल से लेकर वर्गीकरण तक का काम तो हमने ठीक किया, बट तलपट बनाने में हमने गलती कर दी। कोई राशि तलपट में 2 बार लिख दी, पीछे का काम हमारा सब सही है, जनरल सही है, वर्गीकरण सही है, खातों के से वहीं कोई गलती नहीं, बट तलपट बनाया, कोई भी खाते को 2 बार डेबिट कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, कम राशि लिख दी है, ज़्यादा लिख दी है, लिखने से छूट गए, तो ऐसी अशुद्धियों को तलपट की अशुद्धि। तो इनके लिए कोई जनरल एंट्री नहीं करना होती है, तलपट को संशोधन कर लिया जाता है, क्योंकि तलपट दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। इसको एक साधारण कागज़ पर बना करके रख लेते हैं, तो तलपट दूसरा तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों 3 भागों में बट गई है। अब मोटे तौर पर जो ऊपर नंबर 1 है, अपन उस पर चर्चा करेंगे कि उसके अंतर्गत ये दोनों आ जाती हैं। जो ऊपर जो आपके बही खाता और लेखांकन की दृष्टि से जो अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों के अंतर्गत एक पक्षीय द्विपक्षीय भी आ जाएंगी और तलपट से प्रकट और ना प्रकट होने वाली भी आ जाएंगी, दोनों ही आ जाएंगी। ये चारों
प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं वो ये बताती हैं कि एक पक्षीय कौन सी है, द्विपक्षीय कौन सी है, वहीं उसका उदाहरण आ जाएगा। और तलपट से प्रकट होने वाली, न प्रकट होने वाली कौन सी, वो भी आ जाएंगी। तलपट की अशुद्धियाँ तो फिर उनके लिए तो कोई जनरल एंट्रियाँ तो होती नहीं हैं, तलपट को पुनः बना लेते हैं। उसके लिए कोई बुक्स तो है नहीं, साधारण कागज़ पे बनाने हैं, सुधार लीजिए, दूसरा बना लीजिए, तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए जिसके लिए अपन चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है अशुद्धियों के संशोधन की दृष्टि से। ये इसी के इर्द गिर्द सारी इकाई घूमती है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, सुनें, क्योंकि ये जान लेने के बाद ही हम आसानी से अशुद्धियों का संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए जनरल एंट्रियाँ ही होती हैं, कौन सा खाता डेबिट करेंगे, कौन सा खाता क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हमें 3 बातों को देखना होगा। सबसे पहले हमने गलती क्या की है वो देखेंगे, फिर सही करते तो उसकी प्रविष्टि क्या होती वो देखेंगे, और इन दोनों का परिणाम क्या होगा वो देखेंगे। 3 स्टेप में काम होता है संशोधन प्रविष्टि। तो नंबर 1 है छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कोई लेन देन संपन्न हुआ और किन्हीं कारणों से हम उसका प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में एंट्री करना ही भूल गए, उसका लेखा ही नहीं किया। जनरल है तो जनरल में, या क्रय है तो क्रय बही में नहीं लिखा, विक्रय है तो विक्रय बही में, या अन्य किसी दूसरी सहायक बही में उसका लेखा करना ही भूल गए। तो ऐसी अशुद्धियों को छूट जाने वाली अशुद्धियाँ कहते हैं। मूल लेखा ही नहीं हुआ, और ऐसी गलतियों को सुधारने का सिंपल ही तरीका होता है कि उसकी मूल प्रविष्टि कर दीजिए। उदाहरण के लिए मैंने आगे दिया है, देखो, हरी से 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा जिसका जनरल में नहीं हो सका, इसका लेखा जनरल में नहीं कर सके। तो ऐसी अशुद्धियों को सुधारने के लिए मूल प्रविष्टि कर देंगे। मूल प्रविष्टि इसकी होगी, माल खरीदा है तो क्रय खाता डेबिट हो जाएगा और हरी का खाता क्रेडिट हो जाएगा, हरी क्रेडिट टू हरी हो जाएगा। ऐसा करने से अशुद्धि सुधर जाती है। ये द्विपक्षी कहलाई। पक्ष की दृष्टि से कौन सी कहलाई? द्विपक्षी कहलाई। तलपट की दृष्टि से तलपट प्रकट नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्षों में समान राशि कम हो रही। 10,000 डेबिट में कम हो रहे हैं, 10,000 ऐसे में तलपट का योग बराबर आ जाएगा। तो अन्य दो अशुद्धियों की चर्चा मैं करूँ कि एक पक्षी है कि द्विपक्षी है। तो यहाँ चूँकि 2 खातों में गलती हो रही है इसलिए द्विपक्षी हो गई संशोधन की दृष्टि से। तलपट से प्रकट होने वाली है, ना प्रकट होने वाली हो गई, क्योंकि तलपट के दोनों पक्षों में समान रूप से राशि का लेखा नहीं हुआ, इसलिए तलपट का योग दोनों तरफ 10,000 रुपये कम आएगा। ये गलती तो अलग से उसके लिए प्रश्न तैयार नहीं किया गया है। बस इस प्रविष्टि के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि एक पक्षीय है कि द्विपक्षीय है, तलपट से प्रकट होगी कि नहीं होगी, और आगे चर्चा करते हैं। हिसाब की अशुद्धियाँ। हिसाब का मतलब जोड़ना, घटाना या लिखना होता है। किसी लेन देन का हिसाब की पुस्तकों में गलत लिखा जाए, 100 के स्थान पर 1000 लिखा गया, या किसी बही का जोड़ कम लग जाए, या गलत खतौनी हो जाए, आदि कारणों से होने वाली गलती को हिसाब की अशुद्धियाँ कहते हैं। जोड़ कम लगना, ज़्यादा लगना, गलत लगना, ज़्यादा खतौनी होना, कम खतौनी होना, इस तरह की गलतियों को हिसाब की अशुद्धियों के नाम से जाना जाता है। ऐसा होता है लिखते समय हम राशि लिखना चाहते हैं 1000, लेकिन 100 लिख गए, 1 जीरो कम हो गई, 900 रुपये का अंतर आएगा। बहियों का जोड़ लगाते हैं, जोड़ लगाने में गलती हो सकती है, अंक परिवर्तन हो जाते हैं कई बार। 63 लिखना है 36 लिखा गया, 36 लिखना 63, 54 लिखना 45 लिखा गया। इस तरह की कई गलतियाँ होती हैं जो हिसाब की अशुद्धियों के नाम से जानी जाती हैं। तो ये एक पक्षीय भी हो सकती हैं, द्विपक्षीय भी होती हैं। यदि एक खाते में राशि सही लिखी है और एक में गलत लिखी है तो एक पक्षीय हो जाएगी। जैसे एक खाता मुझे 1000 से डेबिट करना था और 1000 से क्रेडिट करना था, लेकिन डेबिट में तो मैंने 100 कर दिया और क्रेडिट में 1000 ही लिखा है, तो बच्चों ये स्वाभाविक रूप से एक पक्षीय गलती हो गई। एक पक्ष में प्रभाव डालेगी और दूसरा खाता जब तलपट बनाएंगे तो इतनी राशि को हम सस्पेंस अकाउंट या उद्धृत खाते में लिखेंगे। जैसे ये त्रुटि पता चल जाएगी, इसको सुधार लेंगे तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। इसको हिसाब की अशुद्धियों के नाम से जानते हैं। जैसे देखो उदाहरण लिखा है मैंने, जैसे क्रय बही या विक्रय बही या और कोई सी बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही भी हो सकती है, का योग 1000 रुपये से या कम लग जाए या अधिक लग जाए। ऐसी अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक पक्षीय और द्विपक्षीय हो सकती है। एक पक्ष में गलती हो रही थी, एक पक्षीय, और गलती का प्रभाव 2 पक्षों में पड़ा तो द्विपक्षीय हो जाए। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से ही पता आपको चलेगा कि ये एक पक्षीय है कि द्विपक्षीय है, कौन सी बही में हो रही है। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर आप सीख जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको प्रारंभिक लिखा वर्गीकरण का ज्ञान अच्छा होना जरूरी है। वहाँ तक की प्रक्रिया आपको ठीक ढंग से समझ में आ गई है, वहाँ तक का काम आप ठीक ढंग से कर पा रहे हैं,
तो ही आप अशुद्धियों को पहचान पाएंगे। जब पहचान पाएंगे तभी तो आप संशोधन कर पाएंगे। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि जो प्रारंभिक लेखा का काम है वो अच्छे से सीखें। वो बही खाते की नींव होती है, लेखांकन की नींव होती है, वो उसी पर ही पूरा लेखांकन का काम निर्भर करता है। जिस व्यक्ति को प्रारंभिक लेखे का पूरा ज्ञान होता है, प्रारंभिक लेखा ठीक से कर लेते हैं, तो आगे की कार्यवाही भी, आगे का काम भी वो अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। बच्चों, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, यह देखो, जिन व्यक्तियों को बही खाते के सिद्धांतों का ठीक ढंग से ज्ञान ना होने के कारण जो गलतियाँ कर देते हैं, ऐसी अशुद्धियों को सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जब हम जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं और उसको यदि हम खरीदते हैं तो उसको क्रय खाते में डेबिट करते हैं, और जिस व्यक्ति से हमने ख़रीदा उसका खाता क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ मैंने उदाहरण दिया, उधार खरीदे गए फर्नीचर का लेखा क्रय बही में कर दिया। और दूसरी चीज़ें भी हम खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं होती हैं। तो पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, आपको पहले भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि व्यापारी दो तरह की चीज़ें खरीदता है। एक वे चीज़ें जो बेचने के लिए उनको क्रय बोलते हैं, दूसरी वे चीज़ें जो बेचने के लिए नहीं हैं बट उपयोग के लिए हैं। तो जो चीज़ें उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं उसी नाम से उनका खाता खोला जाता है। जैसे व्यापार में फर्नीचर हम उपयोग के लिए खरीदते हैं सामान्यतः, तो यहाँ फर्नीचर खाता डेबिट होगा, क्रय खाता नहीं होगा। अब उसको ये ज्ञान नहीं है, उसने हर चीज़ को ही क्रय मान लिया, तो उधार खरीदे गए फर्नीचर का लेखा क्रय बही में कर दिया, अर्थात क्रय खाते में चली गई। ये सैद्धांतिक त्रुटि हो गई, द्विपक्षीय त्रुटि है। दो खाते गलत हो गए, क्रय बही, एक क्रय खाता गलत हो गया, क्रय खाते में गलती हो गई, एक फर्नीचर खाते में गलती हो गई। और ये तलपट से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि संयोग से दोनों खातों का शेष जो होता है वो डेबिट होता है, तलपट पर ये प्रभाव नहीं डालेंगी। संशोधन की दृष्टि से द्विपक्षीय हो गई, और तलपट की दृष्टि से तलपट पर प्रभाव ना डालने वाले होंगे, क्योंकि दोनों का जो शेष होता है डेबिट ही होता है, बट वो उस नाम से ना लिखा के दूसरे नाम से डेबिट लिखा गया। तो ये सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहती हैं। तो इसलिए फिर एक बात दोहरा देते हैं कि आप चूँकि वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं, तो प्रारंभिक लेखा जो लेखांकन के लिए अत्यंत और अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से सीखें। ये नींव है पूरी, और ये यदि आपकी नींव मजबूत होगी तो आगे का सारा काम आपका अच्छा होगा। अच्छा का लेखांकन रूपी भवन अच्छे से तैयार होगा। तो बहुत अच्छे से सीखें ताकि अशुद्धियों का संशोधन करना ही ना पड़े। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती है। क्षतिपूरक का मतलब एक गलती दूसरी गलती को छिपा दे, ढक दे। ऐसी गलतियाँ भी होती हैं, ऐसी कोई गलती जो दूसरी गलती को छिपा दे, ऐसी अशुद्धियों को क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे राम के खाते में 100 रुपये अधिक नामे लिख दिए और उतनी राशि रामा के खाते में जमा अधिक लिख दी। तो एक खाते में डेबिट साइड में 100 बढ़ गए और एक खाते में क्रेडिट साइड। तो एक गलती ने दूसरी गलती को छिपा दिया है, तो वो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ऐसा होता है सामान्यतः कि एक गलती के कारण समान राशि होने से, समान खाता डेबिट क्रेडिट होने से एक गलती दूसरी गलती को छिपा देती है। तो ये संशोधन की दृष्टि से दो पक्षी हो गई, दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तलपट की दृष्टि से प्रकट ना होने वाली हो गई, क्योंकि डेबिट में भी हमने अधिक लिख दी है और क्रेडिट में भी अधिक कर दिए। इतनी राशि हमने राम के खाते के डेबिट में भी अधिक कर दिया और रामा के खाते में क्रेडिट में कर दी, तो दोनों पक्षों में समान रूप से राशि बढ़ गई। तलपट का दोनों तरफ योग 100 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये तलपट से प्रकट ना होने वाली गलती कहलाए। तो बच्चों, ये 4 अशुद्धियाँ ये लेखांकन और बही खाते की दृष्टि से होती हैं। इन्हीं पर आधारित आपके सारे के सारे व्यवहारिक प्रश्न रहेंगे। इन्हीं के अंतर्गत आपने देखा कि एक पक्षीय द्विपक्षीय गलती भी आ गई, तलपट से प्रकट होने वाली, न प्रकट होने भी वाली आ गई। तलपट की गलतियाँ तो तलपट बनाते समय होती हैं, तो उनके लिए जनरल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो तलपट बना करके। अब उद्धृत खाता, इसको सस्पेंस अकाउंट भी बोलते हैं, या निलंबित खाता, या उच्चंत खाता, या भूल चूक का खाता, इतने आदि इसके नाम है। उद्धृत खाता किसे कहते हैं? जैसे कि बच्चों, अभी पिछले वीडियो में आपने तलपट देखा। तलपट
खातों की गणितीय शुद्धता जानने के लिए तैयार किया जाता है। इसके दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है, दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। यदि मान लीजिए किन्हीं कारणों से तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आ रहा हो, बार बार देखने के बाद, बार बार ढूंढने के बाद भी हमें गलती समझ में नहीं आ रही, गलती पकड़ में नहीं आ रही, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो अंतर की राशि आती है उस अंतर की राशि का लेखा करने के लिए खाता, एक अस्थायी खाता खोला जाता है। ये अस्थायी खाता है। उस खाते में उतनी राशि लिख करके हम आगे का काम बढ़ा देते हैं, क्योंकि आगे के काम को हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, आगे का काम हमें करना ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए तलपट के एक साइड का जोड़ 1,01,000 रुपये आ रहा है और एक साइड का जोड़ 1,00,000 रुपये आ रहा है। अब मान लीजिए नामे साइड का जोड़ 1,01,000 है और जमा साइड का जोड़ 1,00,000 है। हमने बहुत सारे प्रयास किए, देखा, सब में ढूंढा, लेकिन वो 1,000 की गलती हमें समझ में नहीं आ रही है। तो बच्चों यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 1,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट 1,000 कई गलतियों का, कई अशुद्धियों का परिणाम हो सकता है, वो लाखों में भी हो सकती है गलती। तो 1,000 की राशि को हम क्रेडिट साइड में उद्धृत खाता या सस्पेंस खाता के नाम से एक खाता खोल लेते हैं, या अस्थायी खाता लिख करके तलपट का योग बराबर कर लेते हैं। हम अपने वित्तीय परिणाम तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद फिर हम जब हमें समय मिलता है उन अशुद्धियों को खोजते हैं, खोजने के बाद उनको दूर करते हैं। तो अर्थात ऐसी अज्ञात भूलें जिनको हम ज्ञात नहीं कर पा रहे, उन भूलों का लेखा करने के लिए एक तलपट, एक खाता तैयार किया है जिसको उद्धृत खाता बोलते हैं। अब लिखा क्या है वो देखिए आप। वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने पर खातों की गणितीय शुद्धता के लिए तलपट तैयार किया जाता है। ये अभी मैंने बताया पूरा। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है, अभी मैंने बताया एक साइड का जोड़ 1,01,000 आ रहा है, दूसरी साइड का जोड़ 1,00,000 आ रहा है केवल, और ऐसा किस कारण से हो रहा है कि ये कैसी कोई गलती हो गई है जो इसके कारण अंतर आ रहा है। तो इस अंतर की राशि का लेखा करने के लिए एक अस्थायी खाता खोला जाता है, उस खाते को ही उद्धृत खाता बोला जाता है। ये अस्थायी खाता है, इसका प्रकार जो है अस्थायी है, और ये अज्ञात भूलों का लेखा करने की, जैसे ही ये भूलें पता चली जाती हैं तो ये खाता अपने आप बंद हो जाता है। इसका शेष कोई भी हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, ये गलतियों पर निर्भर करता है कि इसका शेष कौन सा होगा। इसे उद्धृत खाता या निलंबित खाता या उच्चंत खाता या भूल चूक का खाता या इंग्लिश में सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं। जैसे ही इन गलतियों का पता लग जाता है तो ये खाता अपने आप बंद हो जाता है। इस खाते का शेष गलती के स्वभाव पर निर्भर करता है, अर्थात डेबिट होगा कि क्रेडिट, ये स्वभाव पर निर्भर करेगा। जैसे अभी मैंने तलपट का जो आपको योग बताया, एक तरफ 1,01,000 आ रहे हैं, एक तरफ जमा साइड 1,00,000 आ रहे हैं, तो यहाँ तलपट का शेष है, क्रेडिट आ रहा है 1,000 रुपये। चिट्ठा बनाते समय यदि नामे शेष है तो इसको संपत्ति पक्ष में लिखेंगे, और जमा शेष है तो दायित्व पक्ष में इसको लिखा जाता है। इसको उद्धृत खाते के नाम से अपन जानते हैं। अब उद्धृत खाते की विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए बच्चे। उद्धृत खाता आपको समझ में आ गया। अज्ञात, सरल भाषा में बोले, अज्ञात भूलों को, ऐसी गलतियाँ जिनको हम बहुत सारी कोशिश करने के बाद, अच्छी कोशिश करने के बाद भी हम उन गलतियों का पता नहीं कर पाए, तो और वो गलतियां हैं, तो ऐसी गलतियों की राशि को हम कहाँ लिखें, उसके लिए जो खाता खोला जाता है उद्धृत खाता खोला जाता है। अब उद्धृत खाते की विशेषताएं क्या है। उद्धृत खाते की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तलपट के दोनों पक्षों में अंतर आने पर यह खाता खुलता है, पहली विशेषता। इसका जन्म कब होगा, जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर। यहाँ ये बात देखने वाली है, यदि आप तलपट बना रहे हैं, तलपट बनाने में गलती की है तो वो नहीं, तलपट तो सही बन रहा है, तलपट में जो राशि आपने डेबिट क्रेडिट लिखी है वो सही है, खातों के शेष आपने सही निकाले हैं, वो तो ऐसी जगह कहीं आप गलती हो गई है जो आपकी नज़र से चूक रही है, उस गलती का लेखा करने के लिए खोला जाता है। यह एक अस्थायी खाता होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रकार हो गया एक तरह से इसका, यह एक पक्षीय गलतियों के कारण होता है हमेशा, इसका जन्म जो होता है। बट बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं, द्विपक्षीय भी हो सकती हैं, एक पक्षीय होती हैं, बहुत सारी गलतियों का सारांश के रूप में भी आ सकता है। अपन ये नहीं कह सकते कि ये गलती के कारण ही हो रहा है, बहुत सारी गलतियां भी हमने की हों जिसमें द्विपक्षीय भी हों, पक्षीय भी हों, बट इसका जो जन्म होगा वो हमेशा तभी होगा जब एक पक्ष में ज़्यादा और एक पक्ष में कम राशि होगी। फिर है इन अशुद्धियों की संशोधन प्रविष्टियों को इस खाते में खताया जाता है, खाते में लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं। समस्त गलतियों का पता लग जाने के बाद ये खाता स्वतः ही बंद हो जाता है। ये इसकी 5 विशेषताएं हो गई।
अब दूसरी बात, इसमें महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये गलतियां हो गई, इन गलतियों को हम ढूंढें कैसे, पता क्या करना। संक्षिप्त में बात करना चाहता हूँ, ये इकाई समापन पर है कि यदि गलतियां जो हो जाती हैं तो हमारा लिखने का क्रम जो होता है प्रारंभिक लेखे से वर्गीकरण और फिर तलपट पर हम आए। अब सुधारने के लिए हमें विपरीत क्रम में चलना पड़ेगा। सुधार मतलब गलतियों का पता करने के लिए विपरीत क्रम में चलेंगे। सबसे पहले यदि गलती हो रही है, तलपट का योग बराबर नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें तलपट के दोनों पक्षों के जोड़ को ही चेक करना चाहिए, कहीं हम जोड़ तो ही गलत नहीं लगा रहे हैं इसलिए तलपट का योग बराबर नहीं आ रहा है। यदि नहीं तो फिर हम देखते हैं कि तलपट में जो हमने खाते उतारे हैं उनकी राशि सही उतारी है कि नहीं है, सही डेबिट क्रेडिट किया है कि नहीं है, जितनी राशि खाते में उतनी है कि नहीं है। यदि हाँ तो फिर है कि यहाँ तलपट बनाने में कोई त्रुटि नहीं हुई है, और तलपट बनाने में त्रुटि होगी तो तुरंत दुरुस्त कर लो। अब इसके बावजूद भी शेष नहीं आ रहा है तो अब हमें प्रत्येक खाते के शेष को चेक करना होगा कि खातों के शेष निकालने में हमने कोई त्रुटि नहीं की है। यदि खातों के शेष भी सही ढंग से आपने निकाले हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगला जो चांस बनता है गलती होने का पता करने का कि आपने जनरल या सहायक वहीयों से जो खतौनी की है वो राशि कहीं लिखने में त्रुटि हो गई है, और अब उसको आपको गहराई से चेक करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, लंबा काम हो जाता है, उबाऊ काम हो जाता है। तो यहाँ चेक करेंगे, यदि फिर भी पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि अब आपने कहीं प्रारंभिक लेखे में ही कोई त्रुटि कर दी है, वहाँ चेक करें और अवश्य वो त्रुटि पता चल जाएगी, उसको सुधार लें। सुधारने के बाद संशोधन प्रविष्टि करें, और गलती सुधर जाने के बाद जो आपका उद्धृत खाते का जन्म हो गया था, उद्धृत खाता क्रिएट हो गया था, वो खाता अपने आप बंद हो जाएगा। बच्चों, इसे बोलते हैं हम अशुद्धियों का संशोधन। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप आगे वीडियो देखने के लिए नवांकुर की डिजी लेसन साइट को देखते रहें, तैयारी करते रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।